नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 62 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 62 का जो पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो इसने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो चंदावर का युद्ध है वो कब लड़ा गया। तो अगर चंदावर के युद्ध की बात करें तो ये कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे तो चंदावर के युद्ध में जो है वो हारते हैं जयचंद, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ। तो तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। ये युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी के बीच होता है। और तराइन के पहले युद्ध में किसकी विजय होती है, तो किसकी विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे तराइन का दूसरा युद्ध भी दिया है। तो तराइन का दूसरा युद्ध ठीक तराइन के एक साल, जो प्रथम युद्ध है उसके एक साल बाद 1192 में होता है, क्योंकि पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तो दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पहले युद्ध में जीते थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में कौन जीते, मोहम्मद गौरी। इस बात को आपने याद रखना। किसकी सहायता ली थी, जयचंद की। और बाद में इन्होंने किसको हराया, चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद को हरा दिया। तो तीनों युद्ध आपको याद रखने। तराइन का युद्ध 1194, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192 और चंदावर का युद्ध 1194। तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अगर हमसे हैंड रिटन नोट्स भी लेना चाहते हैं, जिन हैंड रिटन नोट से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को इससे पहले पास कर चुके हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। तो आप हमारे इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409 और हमसे जो है ये नोट्स जो है आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, युद्ध बहुत सारे हुए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर कन्नौज का युद्ध दिया है। सर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कुछ पता तो होना चाहिए। तो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनको पता आपको होना ही होना चाहिए। और मेरी वीडियो से आपका एक चीज़ फ़ायदा है कि ऑप्शन तो मैं करवाता ही करवाता हूँ, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें करवा देता हूँ जो अगले बार परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, किस के बीच हुआ था। और कन्नौज के युद्ध को ना अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज के युद्ध को विलग्राम के युद्ध, याद रखना है दोस्तों, कन्नौज के युद्ध को विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध जो है वो, जो कन्नौज का युद्ध होता है वो, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 है भाई, 17 मई 1540 है। तो इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की क्या होती है, विजय होती है। इन्हीं दोनों के बीच एक युद्ध इससे पहले भी हुआ था, वो हुआ था 1539 में। तो 1539 में जो इनके बीच युद्ध होता है वो होता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और इस युद्ध में हुमायूं की फिर से हार होती है। हुमायूं की हार पहले चौसा के युद्ध में होती है, फिर दोबारा कन्नौज के युद्ध में होती है। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया 1540 में। मतलब दोनों की दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत बार आपसे नॉर्मल पूछे जाता है, कैसे बहुत है भारत के युद्ध है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कभी तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में, डेट पूछी जाती है सीधी। तालीकोटा का युद्ध जो है इसमें विजयनगर साम्राज्य की पतन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बक्सर का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ, तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। बक्सर का सीधा पूछा जाता है 1764। मतलब आपको ये सारे के सारे मुंह जुबानी याद होने चाहिए। आपसे हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाएगा, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, अकबर की सेना ने। उसी प्रकार एक वांडीवाज का युद्ध हुआ था। वांडीवाज का युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी को हुआ था। तो ये सारे के सारे युद्ध आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो अगर भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक की बात करें तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन है। तो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और हमारे देश का संवैधानिक प्रधान भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से
कौन से अनुच्छेद तक बात की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 52 से 61 तक राष्ट्रपति की बात की गई है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति, कितना राष्ट्रपति होगा भाई? आपने कभी सुना नहीं होगा कि भारत के 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जरूर होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ये बोला गया अनुच्छेद नंबर 52। अच्छा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति बोले तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो कार्यपालिका हमारी होती है उसकी शक्ति किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल नंबर 53 वो राष्ट्रपति के पास होगी। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका औपचारिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और वास्तविक अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का कौन? पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक होता है प्रधानमंत्री और औपचारिक होता है राष्ट्रपति, दोनों याद रखना है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति के बारे में ही बात करता है, लेकिन किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। देखो यार, इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आ सकता, ये तो लट्टू क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल भी यहाँ से गलत नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए होता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात अनुच्छेद नंबर 56, 5 साल के लिए राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 60 में बात होती है राष्ट्रपति की शपथ की, ओथ की बात होती है, और ओथ की बात होती है आर्टिकल नंबर 60 में। राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद नंबर 60 में होती है। और क्या बोला जाता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो शपथ दिलाएंगे किसको? राष्ट्रपति को। समझ आ गया? और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट। मतलब आपस में दिला रहे। अगर तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ किसको दिलाता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। गलती नहीं करेंगे। और अनुच्छेद नंबर 60 में ये बात बोली गई है, राष्ट्रपति की शपथ। अच्छा, राष्ट्रपति को उसके पद से भी हटाया जा सकता है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बोले तो महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं करेंगे। अच्छा, आज तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लगी है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो नहीं लगी। आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो 2 बार भारत के लगातार राष्ट्रपति बने हैं? तो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा भारत का ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बना होगा, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे रैंडम क्वेश्चन कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और फिर बच्चे यहाँ से गलत करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रसिद्ध गणगौर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। अच्छा, अगर गणगौर उत्सव की बात करें तो ये जो है वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गणगौर उत्सव राजस्थान में आयोजित होता है। इसके अलावा राजस्थान में एक और उत्सव है जिसका नाम है मोमासर। मोमासर उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो मोमासर की बात करें तो मोमासर भी जो है वो राजस्थान में ही आयोजित होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? सीधा क्वेश्चन आता है भाई, पुष्कर मेला और पुष्कर महोत्सव या पुष्कर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? ये भी राजस्थान में लगता है। उसी प्रकार एक और है मरु उत्सव। मरु उत्सव क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु उत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बहुत बार पूछा गया है आपका सरहुल, सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? तो सरहुल फेस्टिवल आपका बिहार हो गया, आपका जो है झारखंड, सबसे ज़्यादा जो है ये फेमस कहाँ का है? झारखंड और बिहार। झारखंड में भी मनाया जाता है सरहुल और बिहार में भी मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहू। बिहू एक नृत्य भी है और बिहू एक फेस्टिवल भी है। कहाँ पे होता है? असम में होता है, इस बात को आपने याद रखना। असम में ही एक फेस्टिवल और होता है जिसका नाम है देहिंग पटकाई। क्या नाम है भाई? देहिंग पटकाई। तो देहिंग पटकाई और बिहू दोनों के दोनों कहाँ पे होता है? असम में होता है, इस बात को आपने याद रखना। बहुत बार पूछा गया है फ्लेमिंगो कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, कर्नाटक यहाँ पे दिया है, तो कर्नाटक में अगर मैं आपको बताऊँ तो पट्टाडकल और होता है यहाँ पे हम्पी महोत्सव। तो हम्पी महोत्सव होता है आपके कर्नाटक में, दूसरा होता है पट्टाडकल, एक और होता है उगादी।
उगादी, सर हमने तो नहीं सुना ये फेस्टिवल, लेकिन आज आपसे सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। गुजरात ऑप्शन में दिया है। गुजरात के बारे में अगर कहूँ तो गुजरात में भी जैसे कि आपका पतंग महोत्सव हो गया, ये गुजरात में होता है। रण उत्सव जो है वो गुजरात में होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है गुजरात के भी। आपकी जो दुर्गा पूजा होती है वो कहाँ पर होती है, तो दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। देखिए, अगर सांची के स्तूप की बात करें तो इसको अशोक के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो सांची का स्तूप तो अशोक ने बनवाया। कब बनाया, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची का स्तूप को अशोक के द्वारा बनवाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सांची का स्तूप तो अशोक ने बनाया था, लेकिन अब ये बताइए कि सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला है, वहीं पर है आपका सांची का स्तूप। इस बात को आपने याद रखना है। और इसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा बनाया गया था। सर, सांची के स्तूप को मैं पहले भी इस क्वेश्चन को एक दो बार डिस्कस करा चुका हूँ। विश्व धरोहर स्थल बोले तो भैया यूनेस्को स्थल में भी शामिल किया गया है। तो इसको यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया 1989। कब शामिल किया गया, 1989 में इसको यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षाओं में सीधे नंबर दिला सकता है। अच्छा, अशोक की बात करते हैं। अशोक के द्वारा आपको पता है बहुत आसान है, इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर अशोक की ही बात करूं तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो 261 ईसा पूर्व में, कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और इसने राजगद्दी पाने के लिए ऐसा माना जाता है कि अपने 99 भाइयों का वध किया था। तो अपनी राजगद्दी पाने के लिए मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने 99 भाइयों की हत्या करी थी, तो वो थे अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्शन में बिंदुसार दिया है। बिंदुसार कौन थे, तो बिंदुसार जो है वो अशोक के क्या थे, अशोक के जो है वो पिता थे बिंदुसार। और बिंदुसार की अगर बात करूं तो बिंदुसार को सीधा क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य के ऐसे कौन से शासक हैं जिनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात किसको कहा जाता है, बिंदुसार। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो सीरिया के जो शासक होते थे एक एंटियोकोट्स ने क्या किया था, एंटियोकोट्स ने अपना राजदूत डायमिक्स, तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजदूत तो कौन था, इसका नाम था डायमिक्स। तो डायमेक्स किसके दरबार में आया था, तो डायमेक्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था, जो कि सीरिया के शासक एंटियोकोट्स का राजदूत था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी भी था, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार किसका अनुयायी था, ये क्वेश्चन आया है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं। समुद्रगुप्त दिया है। समुद्रगुप्त के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, समुद्रगुप्त वही जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त की बात करें तो इनको जो है वो बीड़ा बजाते हुए भी देखा गया है समुद्रगुप्त को। और अगर समुद्रगुप्त की बात करें, इनको भारत का नेपोलियन, सीधा क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, V.A. स्मिथ। तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार और आपका अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अब मौर्य साम्राज्य की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, इस बात को आपने याद रखना है। और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो इनके प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, इनके प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य वही जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो और कोई नहीं, कौन थी भैया, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट ने कलकत्ता में हुए 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट ने कहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन में, तो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसने अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ से आई थी,
तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से आई थी और एक कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे नाम दिया है सरोजनी नायडू। अब इनके बारे में क्या कहोगे, तो इनके द्वारा 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है। सीधा क्वेश्चन आता है कानपुर अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का, तो 1925। किसने अध्यक्षता की, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय। अगर महिला के पीछे यहाँ पर भारतीय होगा, क्या होगा भैया, भारतीय होगा, तो किसने की, तो फिर आपको याद रखना है तो कि किसने, आपके सरोजनी नायडू ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। और अगर प्रथम महिला खाली आएगा तो कौन है, एनी बेसेंट है, इस बात को आपने याद रखना है। अब एक ने किया था 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता और एक ने की थी 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से और भी बहुत सारे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था, अध्यक्षता की थी, तो वो था कांग्रेस का 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कौन सा भैया, बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन में जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। बेलगाम अधिवेशन कब होता है, 1924 में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखना है किसने की थी, अंबिका चरण मंजूमदार। अंबिका चरण मंजूमदार, याद रखना है, अंबिका चरण मंजूमदार के द्वारा कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसमें क्या होता है, तो कांग्रेस का क्वेश्चन ये भी आता है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता होता है, तो मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में होता है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पहली बार जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। और ये कौन सा था, कांग्रेस का 1906। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में किया गया जो कि 1906 में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे ना उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो कौन से अध्यक्ष है जो कि सबसे युवा थे, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे, तो वो और कोई नहीं, वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल नहीं है, कौन है, अबुल कलाम है, अबुल कलाम आज़ाद है, इस बात को आपने याद रखना है। ये जो है वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अच्छा, पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस का जो 1911 में एक कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है इसी में पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है। सभी को पता है राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इस बात को आपने याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का उस समय कौन अध्यक्ष था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। कौन थे, आचार्य JB कृपलानी। तो आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे जब भारत क्या होता है, आज़ाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो अशोक के जो अभिलेख है इसकी जो सर्वप्रथम जो व्याख्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए किसने की थी, तो ये की थी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो है वो पढ़ा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जेम्स प्रिंसेप को जो है वो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कब मिली। तो ये तो आपको पता चल गया कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 1837 ईस्वी, और टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो अशोक का ने जो अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम जो है वो क्या बताया है, तो देव नाम, क्या बोलेंगे भैया, देव नाम प्रियदर्शी। तो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात, अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक का जो प्रथम अभिलेख है उसमें क्या बोला गया, तो अशोक के प्रथम अभिलेख में
पशु बलि की निंदा की गई है। क्या बोलेंगे? पशु बलि की निंदा की गई है और अहिंसा पर जो है वो बल दिया गया है। अहिंसा पर बल दिया गया और पशु बलि की निंदा अशोक के प्रथम अभिलेख में की गई है। अच्छा, अब अशोक का जो दूसरा अभिलेख है इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु के चिकित्सा की भी चर्चा की गई है। तो मनुष्य के साथ साथ पशु के चिकित्सा की चर्चा कहाँ की है? अशोक के दूसरे अभिलेख में की है। अशोक का जो तीसरा अभिलेख है इसमें अशोक के 3 अधिकारियों की बात की है, जिनका नाम है राजुक, युक्तुक और प्रदेशक। तो याद रखना है, अशोक का तीसरे अभिलेख में अशोक के 3 अधिकारियों की चर्चा की गई है। और अशोक का जो चौथा अभिलेख है इसमें भैरी घोष मतलब कि युद्ध के स्थान पर धम्मघोष, बौद्ध नीति की चर्चा की गई है। तो भैरी घोष के स्थान पर धम्मघोष की चर्चा अशोक के चौथे अभिलेख में। आप बोलेंगे सर इतने सारे, जी हाँ, टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक का। और 14वां अभिलेख में जो है इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। तो आज के लिए इतना ही पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो कमेंट बॉक्स में यार एक बार जरूर लिखेंगे सभी लोग हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।